हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें अभी आप देख रहे हैं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। इसके पहले कि हम आज की करंट अफेयर्स की वीडियो पे आगे बढ़ें, दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, और भी कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं करंट अफेयर या दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड जिस पर आप चाहते हैं कि मैं कवरेज करूं, जिस पर कि मैं वीडियोस बनाऊं। ठीक है, देखिए आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज की करंट अफेयर्स कैप्सूल। ठीक है, ये वो छोटी छोटी न्यूज़ है जो कि पूरा आर्टिकल नहीं है अपने आप में, पर ये छोटे टिडबिट्स हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए आज के सारे अखबार भरे हुए हैं कमला देवी हैरिस, शॉर्ट में कमला हैरिस, अमेरिका की पॉलिटिशियन है। अब कैलिफोर्निया राज्य की भूतपूर्व अटॉर्नी जनरल हैं और वो एक राज्य की अपर हाउस में, यानी समझिए राज्यसभा जैसे हमारे यहाँ होता है, जैसे अमेरिका में सेनेट होती है, तो वहाँ के सेनेट से वो सांसद भी हैं पिछले 2 सालों से। और वो डेमोक्रेटिक पार्टी ने, अमेरिका में दो ही पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, इस साल नवंबर में वहाँ चुनाव होने हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट पद का उनको उम्मीदवार अब बनाया गया है डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा। वो भारतीय मूल की एक तरह से हैं, उनकी माँ, जैसे उनका नाम कमला हैरिस है, उनकी माँ का नाम श्यामला हैरिस है। वो जमैका के भारतीय लोग हैं। जमैका यानी वेस्ट इंडीज में बहुत सारे भारतीय लोगों को गिरमिटिया मजदूर, परमिट वाले मजदूर, गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करके देखिए, हमारे इतिहास का बहुत ही एक फैसिनेटिंग चैप्टर है ये। तो उनको वहाँ लेके जाया गया था, उनके वंशज जो हैं वो आज वहाँ रहते हैं। भारतीय जनसंख्या वहाँ के देशों की, छोटे छोटे कैरेबियन में देश हैं, उनकी जनसंख्या का बहुत ही सब्सटेंशियल पार्ट है। सूरीनाम करके देश है, वहाँ की दूसरी लैंग्वेज भोजपुरी है। कई लोग अक्सर वहाँ भारतीय मूल के प्रधानमंत्री वगैरह भी बन जाते हैं। तो उन्हीं में से एक इमिग्रेंट थी श्यामला, डॉक्टर श्यामला हैरिस। तो वो जो है उनकी बेटी हैं कमला हैरिस, भारतीय मूल की वाइस प्रेसिडेंट पद की वो नॉमिनी है। साथ ही साथ भारत में देखिए क्या होता है कि प्रधानमंत्री की अगर ऐसा हो जाए किसी पद कारण से उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़े वगैरह, तो दूसरा प्रधानमंत्री उसका फिर से चुनाव होता है। अमेरिका में लेकिन राष्ट्रपति पद का सिस्टम है, वहाँ ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ अगर राष्ट्रपति को किसी कारण से इस्तीफा देना पड़ा, या जैसे रिचर्ड निक्सन को देना पड़ा था, या राष्ट्रपति की हत्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो गई थी, तो अब बाकी जो उनका टर्म बचा है, 4 साल का टर्म होता है, बाकी जो टर्म बचा है उसमें वाइस प्रेसिडेंट ही राष्ट्रपति बन के शासन करता है। तो आप सोचिए, वाइस प्रेसिडेंट ने चुनाव जीता नहीं है, राष्ट्रपति ने चुनाव जीता है। पर अगर राष्ट्रपति का देहांत हो जाता है या उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट अपने आप राष्ट्रपति बन जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। साथ ही साथ अगर आप एक बार वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं तो अगली बार आपको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। जैसे अभी जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जो बाइडन, वो 8 साल तक बराक ओबामा के अंदर वो वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है भारतीय मूल के व्यक्ति का अमेरिका की राजनीति में इतना बड़ा स्थान पाना। दूसरी न्यूज़ है, देखिए गुरुग्राम में पहली लाइब्रेरी सोनली फॉर पुलिस पर्सोनेल चालू की गई है। पुलिस में जो लोग काम करते हैं उनके लिए लाइब्रेरी चालू की गई है। ये आपसे किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से शहर में ऐसा चालू किया गया है, तो आपको बताना है गुरुग्राम। गुरुग्राम क्या है? गुड़गांव में, हरियाणा में जो गुड़गांव शहर है, जो नेशनल कैपिटल रीजन में आता है दिल्ली के, उसको अब गुरुग्राम नाम कर दिया गया है। गुरुग्राम में गुरु कौन है? द्रोणाचार्य जो गुरु थे उनका ये गाँव है, इसलिए इसका नाम गुरुग्राम है। डॉक्टर्स विद मेडिकल डिग्रीज फ्रॉम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आर नाउ बार्ड फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। कोई भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से कोई पढ़ाई किया है तो उसको भारत में प्रैक्टिस करने नहीं दिया जाएगा। ये थोड़ी अजीब सी न्यूज़ है, वहाँ से कौन पढ़ के यहाँ प्रैक्टिस करने आ रहा था? क्या पाकिस्तान के दूसरे मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए लोग क्या इंडिया में आके प्रैक्टिस करते हैं? पता नहीं, पर जो है इसके लिए ऐसा एक अलग से ये बना दिया गया है। ये आप इसको याद कर लीजिए, आपसे एग्जाम में घुमा फिरा के कैसे अगर पूछ लिया तो। सेंटर हैज़ नाउ अलाउड सेल ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स विदाउट प्री फिटेड बैटरीज। देखिए, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे आप अगर बिजली से चलने वाली कार खरीदेंगे, तो पहली बार जब आप कार खरीदने जाएंगे उसका जो कॉस्ट है बहुत हाई आपको पड़ेगा अगर, तो उसके कॉस्ट में बहुत बड़ा फैक्टर है उस बैटरी का जिससे कि वो गाड़ी चलती है। तो सेंटर ने अलाउ किया कि बिना बैटरी के कार खरीद लो, शायद बैटरी सस्ती मार्केट में दूसरी मिल जाए, मुझे नहीं पता, इस तरह का कुछ सिस्टम होगा इस गाड़ी में। तो इससे क्या है कि आप बिना बैटरी की गाड़ी खरीदेंगे, आपको कॉस्ट बहुत कम पड़ेगा। इस वजह से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे क्योंकि प्राइस कम हो गई है, ऐसा सरकार का मानना है। फिर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो 12वीं के छात्रों को, सरकारी स्कूलों में जो 12वीं के छात्र पढ़ते हैं उन्हें अब स्मार्टफोन बांट रही है। ये आपसे पूछा जा सकता है कौन सी सरकार ऐसा कर रही है, आपको बताना है पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, देखिए अब हम आज की पहली न्यूज़ पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पैनल जो है उस ये ऐसा बता रहे हैं, हिमंत कुमार बिस्वास, ठीक है, हिमंत बिस्व शर्मा, सॉरी, हिमंत बिस्व शर्मा जो हैं वो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने ऐसा बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी होम मिनिस्ट्री का जो पैनल है उसको 2 साल अब मिल चुका है
क्लॉज 6 ऑफ अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने का। ये कौन से अकॉर्ड की बात हो रही है? ये आसाम अकॉर्ड की बात हो रही है। देखिए, आसाम का जो मुद्दा है, एनआरसी का जो मुद्दा है, जिनको नहीं पता है उन्हें पता होना चाहिए, इस बार का इतना ज्वलंत मुद्दा है। आसाम में जैसे आप समझिए 1947 से लेकर अभी तक हमारे देश की जनसंख्या 6 गुना बढ़ गई है, ठीक है, लेकिन वहीं नॉर्थ ईस्ट की जनसंख्या 10 गुना बढ़ गई है। ऐसे क्या हो रहा है? वहाँ की जनसंख्या इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? देखिए, आसाम में बांग्लादेश से काफ़ी रेफ्यूजीज आ गए हैं, लीगल हो चाहे इलीगल हो। वहाँ पर जो है बांग्लादेश में रिलीजियस परसिक्यूशन हिंदुओं का होता है, इस तरह के आरोप हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बांग्लादेश दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश भी है, तो वहाँ लोग आ जाते हैं। आसाम में बहुत प्लस 1800 समथिंग से 18वीं सदी 19वीं शताब्दी के मध्य से अंग्रेज़ों का जब से वहाँ बिजनेस वगैरह चालू हुआ, टिम्बर का व्यापार चालू हुआ, तो हमारे देश के बंगाली भी वहाँ जाकर बसे हैं काफ़ी आसाम में। तो आसाम के जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि बंगाली और बांग्लादेशी ये दोनों काफ़ी वहाँ पर पहुँच गए हैं और बिहार से काफ़ी मज़दूर भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो इसकी वजह से वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनकी एक तरह से संस्कृति पे असर पड़ रहा है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनके नज़र में जो बाहर के लोग हैं उन्हें मिल जा रही है। इसके लिए बहुत बड़ा एजिटेशन हो रहा है। 1984 में ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन आसू और राजीव गांधी जो उस समय प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उनके बीच में एक ऐसा अग्रीमेंट हुआ था, उसको कहते हैं आसाम अकॉर्ड, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बोला था कि 1971 या ऐसा कोई डेट उन्होंने 1951, ठीक है, 1971 ऐसा कोई आप पढ़ लीजिएगा इसके ऊपर कौन सा कट ऑफ डेट तय हुआ था। बोला गया था कि उसके बाद जो बांग्लादेशी वगैरह आए हैं उनको अब यहाँ का नागरिक नहीं माना जाएगा और उनको वहाँ से हटा दिया जाएगा। यही था नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप बनाने का जो मामला था। उसको फिर बहुत बाद में सुप्रीम कोर्ट में कोई पहुंचा कि भाई सरकार ने तो बनाया नहीं, ऐसा आसाम अकॉर्ड में बोला था बनाएंगे, बनाया नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा कि आपने भाई जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो उसके लिए सरकार ने एनआरसी लागू कर दी। अब वहाँ डॉक्यूमेंटेशन कई लोगों के नहीं मिल पा रहे हैं। अपने आप में काफ़ी, अब समझिए, ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी वहाँ पे चल रही है, मानवीय त्रासदी चल रही है कि लोग भाग रहे हैं। कितने एक इंसान का सुना कि उसका कागज़ जो था, जो कि ये सबूत देता था कि वो इस देश का सिटीजन है, वो कागज़ गुम हो गया, तो वो हार्ट अटैक से मर गया। कोई बीमार था, वो बाढ़ आई हुई थी, और उसे जाके अपने सिटीजनशिप का सबूत देना था, वो कागज़ लेके जैसे तैसे पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तो बाढ़ में वो बह गया। कितने लोग हैं नागरिक हैं पर उनके पास कागज़ नहीं है, तो वो डिटेंशन सेंटर बनाए गए, जेल जैसा। जेलों से भी बदतर स्थिति है वहाँ पे, वो वहाँ पे समय काट रहे हैं। कोई 1971 की जंग में भारत के फौजी अफसर थे, उनके पास कागज़ नहीं थे, उन्हें कई महीने डिटेंशन सेंटर में काटना पड़ा। इस तरह की चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। अब हम आज की न्यूज़ पे आते हैं। जो 14 मेंबर हाई लेवल कमेटी एक बनाई गई थी आसाम अकॉर्ड के 6ठे क्लॉज पे, उसने बोला है कि, इसने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि इसके जो रिकमेंडेशंस है, जो उन्होंने रिकमेंड किया है, वो इस साल की फरवरी से चालू करके 2 साल के अंदर में इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। शर्मा जी ने यह भी बताया कि जो कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाई थी, वो अपने आप में आसामी लोगों की डेफिनेशन क्या है, इस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप बताइए आसामी कौन माना जाएगा, असमिया कौन माना जाएगा और असमिया कौन नहीं है, आसामीज कौन नहीं है, ये कैसे तय होगा। तो उनका कहना है कि ये कमेटी खुद तय नहीं कर सकती। इसको पहले इस कमेटी ने कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं कि कैसे तय किया जाए। तो ये पहले असेंबली के पास इसको लेके जाना पड़ेगा। जब वहाँ की असेंबली इसको पास कर देगी तब माना जाएगा कि हाँ, ये आसामीज होने की ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया आप अगर फुलफिल करते हैं तो आप आसामीज हैं, अगर नहीं करते हैं तो आप आसामीज नहीं हैं, आपको आसाम से जाना पड़ेगा। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि ये 4 कमेटी मेंबर्स थे, उन्होंने इसकी पैनल की रिपोर्ट को अलग से मीडिया को लीक कर दिया था, तो उन्होंने इस बात को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, वो ये भी कह रहे हैं कि कमेटी हैज़ गिवन 2 years फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स रिकमेंडेशंस, दे हैव क्लियरली रिटन इन द रिपोर्ट, डिस्क्लोजिंग द रिपोर्ट हैज़ ओनली इंक्रीज कॉम्प्लिकेशंस इन द मैटर। उसको जबरदस्ती मीडिया में लाके बहुत ज़्यादा बहस आपने बढ़ा दी है, ऐसा वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कमिटेड है इस 6ठे क्लॉज के जो अकॉर्ड का है, जो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स एज मे बी अप्रोप्रिएट शैल बी प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट द कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एंड हेरिटेज ऑफ द असमीज पीपल। बेसिकली जो उनका मुख्य मुद्दा था कि बाहर के लोग यहाँ पर आ गए हैं, इस वजह से क्या हो रहा है कि हमें अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही हैं, और हमारा जो एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, असमिया एक आइडेंटिटी है, हमारा कल्चर है, हमारी लैंग्वेज है, उसको असर पड़ रहा है, वो बाहरी लोगों से मिलती जा रही है। तो जो 6ठा क्लॉज था उसमें बोला गया था कि जो भी संवैधानिक मेजर उठाने पड़ेंगे उठाए जाएंगे, कानूनी लेजिस्लेटिव मेजर उठाने पड़ेंगे तो उठाए जाएंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक जो भी मेजर उठाने पड़ेंगे सब उठाए जाएंगे। बेसिकली जो आपको चाहिए हम सब करेंगे कि आपकी आइडेंटिटी बरकरार रहे, उसमें किसी तरह की मिलावट ना हो जो आप कह रहे हैं। ठीक है, तो आसामीज पीपल जो है
ये जो जो रिपोर्ट बट लेकिन जो अकॉर्ड जो था उसमें असमीज पीपल की डेफिनेशन पे नहीं आए थे कि कैसे तय किया जाएगा कौन असमीज है कौन असमीज नहीं है। ठीक है, तो ये जो कमेटी थी इसने एक डेफिनेशन अपने हिसाब से डिसाइड की है। इसने बोला है कि 1951 को कट ऑफ ईयर माना जाए। 1951 के पहले से जो लोग जिनके परिवार के लोग असम में रह रहे हैं वो असमीज माने जाएं, उसके बाद जो आए हैं वो नहीं माने जाएं। ठीक है, शर्मा जो हैं ये हिमंत बिस्वा शर्मा ये बीजेपी के बहुत ही की मेंबर है नॉर्थ ईस्ट में। आप कह सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट में भाजपा की सरकारें बन रही है, भाजपा चुनाव जीत रही है, उसका एक बहुत मुख्य कारण ये हिमंत बिस्वा शर्मा है। ये पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट है साइलेंट है कि आसाम में 1951 के पहले कोई रह रहा था या नहीं रह रहा था ये कैसे तय होगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं एनआरसी जो भी की गई है ये तो 1971 को कट ऑफ डेट मान के की गई है। तो अब क्या एक और एनआरसी की जाएगी जिसमें कि 1951 को कट ऑफ डेट मार के किया जाएगा। तो ये तो देखिए कमेटी ने एक गैर जिम्मेदाराना काम किया है कि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये प्रोसेस अपने आप उनको पता होना चाहिए प्रोसेस के साथ क्या हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी हो रही है, मानवीय त्रासदी हो रही है इस प्रोसेस को लेकर। अब वो क्या एक दूसरा एनआरसी रिकमेंड करना चाह रहे हैं। देखिए विश्व शर्मा जी जो है वो कहते हैं कि विल वी चेक एन एनआरसी टू डिटरमाइन दैट, वो चेक लैंड डॉक्यूमेंट्स, मेनी इंडिजिनस पर्सन्स मे नॉट हैव लैंड डॉक्यूमेंट्स प्रायर टू 1951। उन्हें कैसे कागज, आपको जमीन के कागज कहाँ से मिलेंगे? कई इंडिजिनस ट्राइब के आदिवासी लोग हैं उनके पास तो कोई कागज नहीं होते पट्टे वगैरह, तो 1951 के पहले के क्या कागज मिलेंगे। तो उन्होंने फाइनली कहा है कि असमीज पीपल की डेफिनेशन जो है वो स्टेट असेंबली तय करेगी। कुल मिला के वो ये कह रहे हैं कि असेंबली में हमारी मेजोरिटी है, कमेटी चाहे जो कहे, हम असेंबली में जाके ऐसा कोई प्रैक्टिकल टाइप का ही फॉर्मूला देंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब तक असेंबली भी इस डेफिनेशन को रेटिफाई नहीं कर देती तब तक सेंटर भी इस पर कुछ नहीं बोल सकता। सेंटर क्यों बोलने जाएगा? जब तक जो असेंबली ने डेफिनेशन दी है उस पर सेंटर को अपना कमेंट कर सकता है एक बार। जब असेंबली ने डेफिनेशन नहीं दी है, जो किसी कमेटी ने दी है, उसको जब तक असेंबली अपना फाइनल डिसीजन न दे तब तक उसको नहीं माना जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि असेंबली कब इस रिपोर्ट पर बात करेगी। उन्होंने कहा कि हम सोच रहे हैं कि हमारे टर्म के एकदम फैग एंड पे, हमारा टर्म खत्म होने वाला है, क्या ये सही होगा कि हम अभी असमीज पीपल की एक डेफिनेशन तय करें? बेहतर ये होगा कि एक नई असम असेंबली चुनी जाए और वो उसके बाद इसका फैसला करे। कुल मिला के कह रहे हैं चुनाव के बाद देखेंगे, चुनाव के पहले ऐसा एक्सप्लोसिव डिसीजन वो लेने के पक्ष में नहीं है। और साथ ही साथ देखिए प्रैक्टिकली भी बोला जाए तो सिर्फ 6 महीने उनके पास है। ठीक है, तो इनका कहना है कि जब इस तरह से हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे। फिर उनका ये भी कहना है कि असेंबली में डिस्कशन में जब भी आएगा, अगर असेंबली को लगता है, इस बात तो हम लोग असेंबली पे डिस्कस करेंगे, उनका कहना है कि अगर लगता है कि 6 महीना बचा है तब भी हमें एक डेफिनेशन डिसाइड कर लेना चाहिए, तो उनका कहना है तब हम कर भी लेंगे। कुल मिला के ये चित भी मेरी पट भी मेरी वाली बात कह रहे हैं। खैर चलिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा पॉलिटिशियन कौन सा पॉलिटिकल स्टैंड ले रहा है। ठीक है, इस रिपोर्ट में और भी कई पॉइंट्स थे, जैसे कि उन्होंने एक रिजर्वेशन बोला है कि स्टेट की जो पार्लियामेंट में सीटें हैं उसमें 80 से 100% सीटें असम के मूल निवासी लोगों के लिए आरक्षित कर दी जाएं। अपने आप में बहुत खतरनाक बात है। बताइए, अगर 1951 के बाद कोई गया है, यानी पिछले 70-80 सालों से कोई असम राज्य में रह रहा है और उसके पुरखे वहां रह रहे हैं पिछले 60-70 सालों से, तब भी वो अगर वहां से लोकसभा की सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा अगर, तो फिर हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, जो हमारा एक मौलिक अधिकार है, कहीं भी जाकर रहने और काम करने का जो अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट्स का कौन सा आर्टिकल है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताइए। तो वो उस अधिकार पे एक कुठाराघात होगा। फिर अगर दूसरे राज्य भी इस तरह की मांगे करने लगे तो फिर तो इस देश का एक नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा ही नहीं। अगर आने वाले समय में उसको उसकी पीढ़ियों को चुनाव लड़ने तक का जो एकदम बेसिक अधिकार है वो भी अगर नहीं मिले। वैसे द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, क्या ये एक फंडामेंटल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या क्या एक लीगल राइट है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन हालांकि यूपीएससी में एक बार आ चुका है और ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। ये मामला अपने आप में, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट तक चले गया था। ठीक है, बेसिकली द राइट टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। ये एक लीगल राइट है, लेकिन वो आपसे लिया भी जा सकता है। जैसे हरियाणा में ये बोला गया था कि जो 10वीं पास नहीं है या ऐसा कुछ है, जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा, हाँ 10वीं पास जो नहीं है, वो हरियाणा में पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, ऐसा कहा गया था। अब गाँव में सोचिए, ऊपर से हरियाणा के गाँव, और बहुत कम लोग निकलेंगे 10वीं पास। तो उन्होंने अपील की थी, ये तो भाई हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई वोट देना एक मौलिक अधिकार है, चुनाव लड़ना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अच्छा, वैसे वोट देना भी एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, ये सब बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, खास करके पॉलिटी में हर साल, वो ऐसे ही वाले आते हैं। ठीक है, शर्मा ने ये भी, तो देखिए कमेटी ने ये भी रिकमेंड किया है। शर्मा ने ये भी बोला है कि जो डीलिमिटेशन कमीशन ऑलरेडी एक स्टेप टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लॉज 6 कमेटी की रिपोर्ट की तरफ ही है। डीलिमिटेशन कमीशन नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाया गया है। इस पर मैंने मेरी वीडियोस में बात की है, इसको लेकर कंट्रोवर्सी क्या है।
मेरे वीडियोस में पहले भी बात की है। आप प्लीज़, अगर आपको नहीं पता है, तुरंत अभी गूगल करके आप अश्योर हो जाइए कि आपको क्लियर हो गया है। डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए, जहाँ पर कि 10 साल पहले नहीं बनाया गया था, ठीक है। लेकिन ये राइट इलेक्शन कमीशन को होता है, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इलेक्शन कमीशन जब ऐसा लगेगा डिलिमिटेशन वहाँ पर कर लेगा। लेकिन अभी सेंटर ने अपने एक नया डिलिमिटेशन कमीशन बना दिया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहा है। डिलिमिटेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बेसिकली लोकसभा और विधानसभा की सीटें कैसी काटी जाएंगी, राज्य के अंदर कैसे कैसे लोगों की जनसंख्या उसमें बांटी जाएगी, नई सीटें बनेंगी, क्या होगा। ये 1976 के पॉपुलेशन के बाद इसको बंद कर दिया गया था कि जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है वहाँ के ज़्यादा लोग लोकसभा में पहुँच जाएंगे। तो ऐसे में तो कोई राज्य अपनी जनसंख्या कम ही क्यों करेगा, सब बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो इस बात के लिए 1976 के पॉपुलेशन के हिसाब से ही डिलिमिटेशन होता है, और सीटों की संख्या बढ़ाई नहीं जा रही है। 2026 तक तो बढ़ाई नहीं जाएगी। इस तरह की बातें देखिए, सब पॉइंट जो मैंने आपको बताए सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, इस न्यूज़ की बात हुई, इसमें जितना बात करेंगे उतनी बातें होती चली जाएंगी। आइए, अब उड़ीसा एक ऐसा राज्य, छोटा सा ये पॉइंट था वैसे, कि कौन से राज्य ने ओवर टाइम की लिमिट बढ़ा दी है। द हिंदू, जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, रोज उड़ीसा की एक ना एक बढ़ाई हिंदू में होती ही है। पता नहीं क्या इसका कारण है, या उड़ीसा की सरकार ही इतनी एनलाइटेंड है कि वो रोज कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया फैसला लेती है। पर आप देखेंगे, अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हैं तो रोज कुछ ना कुछ उड़ीसा की तारीफ वहाँ पे रहती है। तो उड़ीसा, जो उनका नाम है उड़ीसा, तो वो अब उन्होंने ओवर टाइम लिमिट फैक्ट्रीज के लिए बढ़ा दी है। फैक्ट्रीज में देखिए लिमिट होती है, उस आर्टिकल के हेडलाइन के नीचे ही आप देखिए कि ओवर टाइम लिमिट हैज़ बीन, अरे ये तो हम आगे आ गए, ओवर टाइम लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 75 आवर्स टू 115 आवर्स पर क्वार्टर। एक क्वार्टर यानी 3 महीने के पीरियड में कोई मजदूर 75 घंटे ही ओवर टाइम कर सकता है, ऐसा कानून है। उसको राज्य सरकार ने बढ़ा के 115 आवर्स पर क्वार्टर कर दिया है। लेबर लॉस को लेकर नया बिल सरकार ला रही है, उस बिल में क्या क्या बातें होने की बातें हैं, इसको आप रोज ट्रैक किया कीजिए। मैं उसको मेरी वीडियो में कवर इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जब तक बिल पेश ना हो तब तक जो जो स्पेकुलेशन हो रहा है उसको करंट अफेयर्स में याद करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, ठीक है। तो जब वो बिल पेश हो जाएगा, एक बार पार्लियामेंट में टेबल हो जाएगा, तब हम लोग बात करेंगे उसमें क्या क्या है। और अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट आ जाएंगे, कौन से मामले स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है, कौन से मामले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। लेबर लॉज अपने आप में एमबीए में एक अलग सब्जेक्ट होता है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे आल्सो अप्रूव्ड अमेंडमेंट्स टू द एपिडेमिक डिजीज एक्ट, पेविंग द वे फॉर स्ट्रिक्टर पेनल्टीज फॉर दोज वायलेटिंग कोविड-19 नॉर्म्स। चलो ठीक है, चलिए। लेकिन आपको ये याद रखना है कि किसने ओवर टाइम लिमिट बढ़ाई है फैक्ट्रीज के लिए, तो उड़ीसा ने बढ़ाई है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने, ठीक है। क्यों बढ़ाई है वैसे, क्योंकि होता क्या है कि फैक्ट्रियों को जितना ओवर टाइम करना अलाउ किया जाएगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन वो कर पाएंगे, और वर्कर भी बेचारा थोड़ा ऊपर से पैसे कमा पाएगा, है ना। पिछले 2-3 महीने 4 महीने से धंधा बंद है, फैक्ट्रियां बंद थी लॉकडाउन की वजह से, अब जाके खुली हैं। तो अगर वर्कर एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहता है और फैक्ट्री का मालिक भी उससे एक्स्ट्रा काम कराने के लिए तैयार है, तो सरकार जबरदस्ती कानून बीच में लाके क्यों उसको रोके। ऐसा समय है कि किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर एक देखिए दूसरे पे और एक प्रपोजल क्या किया गया है कि वीमेन एम्प्लॉयज को नाइट शिफ्ट में काम करने का अलाउ किया गया है, ठीक है। ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द उड़ीसा गवर्नमेंट रिसेंट डिसीजन, ऐसा करके आपसे पूछा जा सकता है। ऑल्सो वर्कर्स जो है वो नाउ हैव टू वर्क फॉर 180 डेज टू बी एलिजिबल फॉर लीव्स विद वेजेस इन द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर्स। क्या होता है कि एक साल में अगर 180 दिन 240 दिन वर्कर ने काम किया, तो अगले साल उसको पेड लीव विद सैलरी का ऑप्शन मिलता है। उसको घटा के आप 180 दिन कर जाए, 180 दिन भी अगर आप काम कर चुके हैं तो अगले साल आपको जो है पेड लीव मिल जाएगी। इससे क्या होगा कि थोड़ा लेबर लॉस को आसान कर दिया गया, इससे ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, और एमएसएमईज को जो हार्डशिप हो रही है वो थोड़ा उससे कम हो जाएगी, ऐसा उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी असित त्रिपाठी का कहना है। फिर क्या होता है कि फैक्ट्री किसको माना जाए, तो ऐसा माना जाता था कि अगर 10 जन मजदूर काम करते हैं और वहाँ पे कोई मशीन भी चल रही है, बिजली से चलने वाली मशीन, हर एक शब्द मैं जो बोल रहा हूँ उसका अपना अपना डेफिनेशन रिटन डाउन अलग से लेबर लॉज में रहता है। लेबर लॉज में जितना घुसते जाएंगे उतना घुसते चले जाएंगे। उसके बाद या तो 20 आदमी काम करते हैं, कोई मशीन नहीं है, तो उसको फैक्ट्री माना जाता है, ठीक है। उस डेफिनेशन को बढ़ा के अब या तो 20 आदमी आप काम कर रहे हैं विद अ मशीन, या फिर 40 आदमी बिना मशीन के काम कर रहे हैं। यानी बहुत सारे ऐसे प्रेमाइसेस हैं जिसको कि अब फैक्ट्री नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि फैक्ट्री नहीं माना जाएगा तो बहुत सारे कानून फैक्ट्रियों पे लागू होते हैं, ये करो वो करो, लाइसेंस रिन्यूअल, प्लांट पेमेंट फी वगैरह दिखाओ, रेगुलर इंस्पेक्शन करवाओ, तो ये सब से उनको बचा दिया गया। ज़रूर कोई पेरेटो प्रिंसिपल का 80-20 एनालिसिस उन्होंने किया होगा, जिससे निकल के आया होगा कि 80% अगर हम इस चीज़ को 10 से 20 और 20 से 40 कर दें, तो 80% जो कामकाज वाली एमएसएमई छोटे कुटीर उद्योगों वाली जगह है, वो ये सब कानून की जद से बाहर निकल जाएंगी, तो उनको उनके लिए अच्छा हो जाएगा,
ठीक है। एक तो आपको याद रखना है उड़ीसा ने ये काम किए हैं और क्या क्या काम किए हैं, जो 5-6 बातें मैंने आपको बताई वो सब याद रखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो थैंक यू गाइज, ये थी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा अप्रोच पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।